नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी किसी अदालत द्वारा सेना पर जुर्माना लगाए जाने की बात सुनी है? शायद आपने ऐसा कभी कोई फैसला नहीं सुना होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक सैनिक पर अत्याचार करके उसे सेना से बाहर निकलवाने के मामले में आर्म्ड फोर्सेज ट्राइब्यूनल की लखनऊ बेंच ने हाल ही में सेना पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है और उस सैनिक को उसकी रैंक पर बहाल करने के आदेश दिए हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और इस खबर में खलनायक कोई और नहीं बल्कि सेना के ही कुछ अधिकारी हैं। जी न्यूज ने सबसे पहले वर्ष 2005 में इस मामले को उठाया था और 2017 की शुरुआत में यह मामला अपने अंजाम तक पहुंचा है। हमने लंबे समय तक इस खबर का फॉलोअप किया और अब जब यह खबर एक समाधान तक पहुंची है तो हमारी टीम ने बाकायदा उस पूर्व सैनिक के पैतृक गांव में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। पत्रकारिता की जिम्मेदारी भी होती है कि वो सिस्टम की कमियों को सामने लाए और आज हम यही काम कर रहे हैं। सेना के अंदर बैठे जो लोग सेना की ही छवि पर दाग लगाने का काम कर रहे हैं, आज हम उन्हें आईना दिखाना चाहते हैं। इसके बाद हम महाराष्ट्र से आई एक खबर के आधार पर भारत में दहेज की समस्या का विश्लेषण करेंगे। महाराष्ट्र में 12वीं क्लास में पढ़ाई जाने वाली सोशियोलॉजी की किताब में समाज की बुराइयों पर आधारित एक चैप्टर है और उसमें दहेज प्रथा के जो कारण बताए गए हैं उन्हें लेकर एक बड़ा विवाद हो गया है। आज हम इस विवाद की जड़ में जाएंगे और दहेज प्रथा की असली वजह को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा देश भारत वर्ष 2014 में पोलियो जैसी बीमारी से मुक्त हो गया था। ऐसा अनुमान है कि भारत वर्ष 2020 तक टीबी जैसी गंभीर बीमारी से भी मुक्त हो जाएगा। लेकिन भारत दहेज की प्रथा से मुक्त कब होगा? और निकट भविष्य में हमें ऐसी कोई संभावना भी दिखाई नहीं देती। भारत में हर रोज लगभग 20 महिलाओं की मौत दहेज की वजह से होती है। दहेज एक ऐसी कुप्रथा है जिस पर बड़े बड़े नारे बनाए गए हैं, अभियान चलाए गए हैं। अक्सर यह भी कहा जाता है कि दुल्हन ही दहेज है, लेकिन दहेज न दिया जाए तो दुल्हन का जीना मुश्किल हो जाता है। इस समस्या की वजह है समाज की सोच। स्कूल की किताबों में भी दहेज की समस्या का विश्लेषण किया जाता है, लेकिन कई बार इन किताबों में होने वाला विश्लेषण सटीक और संवेदनशील नहीं होता और विवाद की वजह बन जाता है। असलियत में ये किताबें एक आईने की तरह हैं जिनमें हमारे समाज का विकृत चेहरा नजर आता है और आज हम इसी नजरिए से ये डीएनए टेस्ट करेंगे। और आज थोड़ी ही देर के बाद डीएनए का एंकर बदल जाएगा, यानी मेरी जगह कोई और डीएनए के स्टूडियो में घुसकर एंकरिंग करने लगेगा। घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक बड़ा सरप्राइज है और अभी हम इसे एक सरप्राइज ही रखना चाहते हैं। हम इस वक्त आपको इस सरप्राइज के बारे में एक छोटा सा हिंट जरूर दे सकते हैं। जो एंकर मेरी जगह आज डीएनए में खबरें पढ़ेगा, आप सब उसे जानते हैं और उसका नाम शुरू होता है, नहीं ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। पहले आप नॉनस्टॉप न्यूज में आज की तमाम बड़ी खबरें देखिए और फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। इनकम टैक्स विभाग ने आम आदमी पार्टी की ऑडिट रिपोर्ट में गड़बड़ी पाई है। इनकम टैक्स विभाग की सिफारिश के बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि पंजाब और गोवा में बीजेपी बुरी तरह से हार रही है, इसीलिए मोदी जी चुनावों से ठीक पहले ऐसी डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आयकर विभाग ने जांच में पाया था कि आम आदमी पार्टी ने चंदे में मिले 27 करोड़ रुपए की फर्जी ऑडिट रिपोर्ट फाइल की थी। आयकर विभाग ने कहा था कि आम आदमी पार्टी ने 2013 और 14 और 2014 और 15 में जो जानकारी दी थी उसमें अनियमितता पाई गई है। वो कहते हैं हम तो करप्शन को खत्म करने के लिए ही यहाँ जन्म लिया है और अगर ये खुद करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। और अगर वो कह रहे हैं कोई प्रावधान है पार्टी को ही डिनोटिफाई करने का तो जरूर होनी चाहिए साहब, इसमें क्या है। उत्तर प्रदेश के पहले दौर के लिए सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने आगरा में रोड शो किया। अखिलेश यादव ने फिर सरकार बनाने का दावा किया। ये साथ उत्तर प्रदेश में दोनों की कांग्रेस और समाजवादियों की सरकार लाएगा। वहीं चुनाव प्रचार के लिए मेरठ पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अखिलेश सरकार को नाकाम बताया। अमित शाह ने कहा कि राज्य में 200 से ज्यादा दंगे हुए लेकिन कार्रवाई एक तरफा हुई। 5 साल में 200 से ज्यादा जगह पर दंगे हुए हैं और दंगे के अंदर एक तरफा कार्यवाही। मायावती ने भी मुजफ्फरनगर में यूपी में बद से बदतर होती कानून व्यवस्था और दंगों का मुद्दा उठाया।
मायावती ने कहा कि उनकी सरकार आई तो लोगों को पलायन नहीं करना होगा। मेरी सरकार में कांग्रेस बीजेपी व सपा के शासनकाल की तरह यहाँ के लोगों का इस बार भी पलायन नहीं होने दिया जाएगा। यूपी के पहले चरण का चुनाव 11 फरवरी को है, जिसके तहत पश्चिमी यूपी की 73 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने आज इलाहाबाद से नामांकन भरा। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी के एक्सपेरिमेंट बॉय हैं और मोदी ने उन्हें इलाहाबाद के विकास के लिए भेजा है। भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का एक ही मुद्दा है जिसके लिए मुझे भेजा है, और मैंने आज अपने भाषण में भी कहा मैं एक्सपेरिमेंट बॉय हूँ। मोदी जी ने भेजा है उस क्षेत्र में भेजा जहाँ विकास नहीं है, पिछड़ापन है, जहाँ पे जातिवाद है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि यूपी में गुंडों की सरकार है और बीजेपी की सरकार बनने के बाद 40,000 गुंडों को जेल भेजा जाएगा। इसके लिए यूपी के माफियाओं की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। नागालैंड में महिलाओं को आरक्षण के खिलाफ भड़की हिंसा के बाद सेना को तैनात कर दिया गया है। इसके बाद राजधानी कोहिमा और दीमापुर में हालात काबू में हैं। मुख्यमंत्री TR जेलियांग ने भी लोगों से शांत रहने की अपील की है। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों के साथ मिलकर विवाद को सुलझाए। सबको भी हम अपील करना चाहते हैं कि सरकार के साथ बैठकर के बात करें और जो भी निर्णय होगा वो मिलजुल करके ही निर्णय करना चाहिए। नागालैंड में शहरी निकाय चुनावों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने का विरोध हो रहा है। मंगलवार को आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 2 युवाओं की मौत के बाद विरोध हिंसक हो गया था। गृह मंत्रालय भी इसका संज्ञान लिए हुए, हमें विश्वास है कि जल्दी वहां पर अमन और शांति बहाल हो जाएंगे। महिलाओं को आरक्षण का विरोध कर रहे आदिवासी समूह का कहना है कि इससे उनकी पारंपरिक व्यवस्था पर असर पड़ेगा। नोटबंदी के दौरान गैर कानूनी ढंग से पुराने नोट बदलने के मामले में पहली चार्जशीट दाखिल की गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने ये चार्जशीट एक्सिस बैंक के आरोपी अधिकारियों के खिलाफ दाखिल की है। प्रवर्तन निदेशालय ने नोट बदलने के मामले में दिल्ली के कनॉट प्लेस और नोएडा के सेक्टर 51 में छापेमारी की थी, जिसके बाद 20 फर्जी कंपनियों में करीब 60 करोड़ से ज्यादा रुपए डाले जाने का खुलासा हुआ था। उससे पहले दिल्ली की चांदनी चौक और कश्मीरी गेट ब्रांच में इनकम टैक्स विभाग ने छापे मारे थे। गैर कानूनी ढंग से नोट बदलने और संदिग्ध गतिविधियों के आरोप में एक्सिस बैंक के 24 कर्मचारी सस्पेंड किए जा चुके हैं। गोधरा कांड के बाद गुजरात में भड़के दंगों के एक केस में सभी 28 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। गांधीनगर की अदालत ने सभी आरोपियों को ठोस सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। सभी आरोपियों पर कलोल तालुका के पलियाट गांव में दंगे फैलाने, आगजनी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप था। इस मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों ने आरोपियों को पहचानने से इनकार कर दिया था। नोएडा एक्सटेंशन के DPS वर्ल्ड स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची गजल की मौत के बाद स्कूल पर लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है। इसकी CCTV फुटेज हॉस्पिटल और स्कूल से कलेक्ट की गई जी। कलेक्ट करने के बाद अभी तत्काल FIR पंजीकृत किया जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। आज बच्ची के माता पिता ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। परिवार ने स्कूल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। स्कूल प्रशासन पूरी उस वारदात पे पर्दा डाल रहा है। बच्ची बीमार थी, बच्ची को पहले से कोई मेडिकल हिस्ट्री थी, इस तरह प्रशासन लगा हुआ है। स्कूल के प्रिंसिपल ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि गजल को पहले भी सिर दर्द की शिकायत रहती थी। उसने जाके अपनी क्लास टीचर चारू मैम जो यहीं पे है उनसे शेयर करा कि उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा है। उसके सिर में एक आध बार पहले दर्द हुआ था। हमने पेरेंट्स को भी बताया था। हालांकि गजल के शरीर पर चोट के निशान से स्कूल प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं।